तो आज स्टार्टिंग है पी ब्लॉक के ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, जिसको कंबाइनली नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और नाइट्रोजन फैमिली में प्लेस्ड होने वाले एलिमेंट्स को निकोजन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके केमिकल नेम की बात करते हैं, केमिकल नेम ऑफ द फैमिली अगर मैं कहूँ तो वो कहलाती है निकोजन्स। सबसे पहले चैप्टर के कंटेंट की हम बात कर लें कि चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स कि कौन कौन से एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस मिला है और कौन से एलिमेंट को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट, और साथ के साथ जनरल ग्रुप करेक्टर्स हम उनके डिस्कस करेंगे कि उनको नाइट्रोजन फैमिली के अंदर प्लेस क्यों किया गया, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक उन्होंने रिप्रेजेंट करी, शो करी, जिसके बिहाफ पे उनको प्लेस मिला है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जैसे कि कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिहाफ पे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस को चेकआउट करेंगे, वो सारी चीज़ें पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर आने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ दी कंपाउंड्स। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रिपरेशंस को, कुछ कंपाउंड्स की। कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक कंपाउंड्स है जैसे कि डाइनाइट्रोजन है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। तो स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास एक ओवरव्यू, पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का एक ओवरव्यू। अगर हम देखें तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को कहाँ पर प्लेस मिला है, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा कहलाता है पी ब्लॉक, जिसमें से मेनली 13 टू 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को ही सबसे पहले पी ब्लॉक में प्लेस मिला था। तो बेसिकली ये हमारा है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो केवल 13 टू 17th एलिमेंट को ही मिली थी। 13th ग्रुप से लेकर के 17th ग्रुप तक के बीच में जिन एलिमेंट्स को प्लेस मिला है, सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस मिली थी पी ब्लॉक के अंदर, वो उन्हीं एलिमेंट्स को मिली थी। धीरे धीरे 13 टू 17th एलिमेंट के बाद कुछ नोबल गैसेज आई। नोबल गैसेज की डिस्कवरी होने के बाद उनको भी पी ब्लॉक में एक्सेप्टेंस मिली। ऑल बिकॉज ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल इन ऑल द इनर्ट गैसेज, जिसकी वजह से पी ब्लॉक के अंदर एक और ग्रुप ऐड किया गया जिसको हमने 18th ग्रुप का नाम दिया, या फिर इसको हम 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमारे पास बात होगी कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ है और वो किस तरीके से पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो पी ब्लॉक का जो प्लेस है वो ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। मोस्ट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका जो एक रीज़न है जहाँ पर प्लेस होने का, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल। कि ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम चेक करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पी सबशेल में जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन हो गई जो मैंने अभी बताई कि किस तरीके से पी ब्लॉक के एलिमेंट को जाना जाता है या पहचाना जाता है। तो बेसिकली ये बिहाफ, ये रीज़न है उसके पीछे का। ये कौन है, किसने खोल रखा था ये माइक अपना? अब एक एक करके काम करते हैं।
गया शिवम, गया, खुद ही गायब हो गया रिमूव करने से पहले ही। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप यहाँ पे हमें दिखाई देता है वो हमारा एस ब्लॉक कहलाता है। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। यहाँ राइट साइड पे पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है और 18th ग्रुप को नोबल गैसेस के एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैं डीपली नहीं बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। केवल यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस देने का रीज़न है क्योंकि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP126। पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन 1 से स्टार्ट होकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे अगर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा हो तो वो पी ब्लॉक के अंदर उसको प्लेस दिया जाएगा। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर हमने एलेबोरेट कर दिया पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को कि ग्रुप 13 के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम लिखा हुआ है। कार्बन फैमिली के अंदर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। इसी तरीके से नाइट्रोजन के अंदर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। केवल ग्रुप 15 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम को छोड़ करके यहाँ पर पूरे के पूरे इस पी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल होता है NS2 जो कि कम्प्लीटली फिल होता है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। या फिर ये कहेंगे कि इनर्ट गैस का, किसी भी इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हीलियम के, अगर मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ तो केवल हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है NS2, बाकी अदर गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है NS2NP6। तो पूरे अगर नोबल फैमिली में हमसे पूछा जाए कि कौन सी एक गैस ऐसी है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करती हो तो वो हीलियम होगी। बाकी की सारी गैसेस क्या करती हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है हमेशा पी सब शेल में, जिसकी वजह से इनको पी ब्लॉक के अंदर प्लेस मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके नाम की कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं और उनका क्या क्या नाम है, तो हमारे पास सबसे पहला जो एलिमेंट आते हैं ग्रुप 13 के अंदर उनको हम बोलते हैं इकोसाजेन। पूरी की पूरी फैमिली को या पूरे के पूरे ग्रुप को जो नाम दिया गया है वो है इकोसाजेन। जो 14th ग्रुप फैमिली है जिसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं उसका नाम है टेट्राजेंस। उसके बाद 15th ग्रुप फैमिली जिनको हम निकोजेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है जिसको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। 17th ग्रुप यानी कि जिसमें हेलोजेंस रखे हुए हैं उसको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है इनर्ट गैस फैमिली जिसके अंदर सारी नोबल गैसेज रखी हुई हैं। रीज़न क्या है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 13th ग्रुप वालों का NS2NP1 होता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 14th ग्रुप वालों का NS2NP2 होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 15th का NS2NP3, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सब शेल आते हैं। उसके बाद 16th में ऐसे ही NS2NP4, 17th में NS2NP5 और 18th में NS2NP6। इस तरीके से इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है। अगर फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली की हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर होता है 13th ग्रुप में बोरोन, 14th ग्रुप में कार्बन, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, 17th ग्रुप में फ्लोरीन और 18th ग्रुप में हीलियम। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पूरे पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हमें केवल फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली चाहिए होता है, उसी के बिहाफ पर हम सारे के सारे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। पेन कहाँ चला गया? यस सर।
अब इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई आर देयर 6 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स को प्लेस क्यों मिला हुआ है। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि वाई आर देयर 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ही ग्रुप्स क्यों हैं। तो 6 ग्रुप होने के पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ ये हमने पी ऑर्बिटल बना लिया। पी ऑर्बिटल के अंदर टोटल हमें कितने सबशेल दिखाई देते हैं, एक टोटल 3 ब्लॉक दिखाई देते हैं, 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। तो इस पी ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर टोटल ओवरऑल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ये मैंने बनाया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में 1 2 3 अकॉर्डिंग टू दी हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल 3 4 5 और ये 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो पी ऑर्बिटल होता है, यानी कि जब हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हमें केवल पी ऑर्बिटल को चेक करना है। पी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो हम बात कर रहे हैं वो जाते हैं 6, जिसकी वजह से पी ब्लॉक के अंदर केवल 6 ही ग्रुप्स को प्लेस दिया गया है। अब इसके सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक को लेकर के, मान लीजिए एस ब्लॉक की मैंने बात करी, तो एस ब्लॉक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं या 2 ही ग्रुप क्यों रखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एस बॉक्स के अंदर या एस ब्लॉक के अंदर एस ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एस ब्लॉक होता है उसमें केवल 2 ही ग्रुप आइडेंटिफाई हो पाते हैं या 2 ही ग्रुप को जगह दी गई है। इसी तरीके से अगर आप डी देखोगे तो डी में 3 to 12 टोटल इतने ग्रुप्स को प्लेस दी गई है, इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स उसके अंदर रखे गए हैं। तो उसके पीछे का रीज़न भी सेम ही हुआ कि डी के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो टोटल बनते हैं 5, और 5 ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10, जिसकी वजह से जो डी हमारे पास ब्लॉक होता है उसमें केवल 10 ही ग्रुप आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरीके से एफ में 14 ग्रुप बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे 7 ऑर्बिटल होते हैं और टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14। तो ये रीज़न है पी ब्लॉक के अंदर 6 फैमिलीज़ को रखने का या 6 ग्रुप्स को रखने का। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसी एस ब्लॉक के लिए या फिर डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, तो हमें केवल ऑर्बिटल्स को चेक करना होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप चेक करो, ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वाई देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक टोटल ओवरऑल। इसके बाद अगर हम बात करें पी ब्लॉक के 15th ग्रुप की, जिसके बारे में हमें पूरा का पूरा डीपली स्टडी करनी है, ये इसका इंट्रोडक्शन है 15th ग्रुप का, कि 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया है, क्या उनका सिंबल्स है। तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें होता है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आ जाता है फॉस्फोरस, फिर आ जाता है आर्सेनिक, फिर आ जाता है एंटीमनी, फिर आ जाता है बिस्मथ। NPAS, SB, Bi आर द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। Also the atomic number of nitrogen to bismuth is 7, 15, 33, 51 and 83। हमें साथ के साथ इनके एटॉमिक नंबर्स को भी याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनको याद करने की एक ट्रिक, तो याद करने की ट्रिक बहुत सारी हैं, आप किसी भी ट्रिक के साथ इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी ट्रिक मैं बता देता हूँ, न्यूज़ पेपर आज सब बिके। न्यूज़ के लिए हमने एन का यूज़ किया हुआ है, पेपर के लिए हमने पी का यूज़ किया हुआ है, आज के लिए हमने AS का यूज़ किया हुआ है, सब के लिए SB का यूज़ किया हुआ है, और BK के लिए बिस्मथ BI का यूज़ किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हीलियम के रेस्पेक्ट में, नियोन के रेस्पेक्ट में, आर्गन के रेस्पेक्ट में, क्रिप्टन के रेस्पेक्ट में और जीनोन के रेस्पेक्ट में इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हमें केवल इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल की मैं बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूसरी है, 2 शेल का ये एलिमेंट है। इसमें टोटल ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखे हुए हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एस सब शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी सब शेल में। यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है, NS2 NP3। अगर मैं बात करूँ N की, तो ये आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली दूसरी शेल को रिप्रेजेंट करता है, जो फॉस्फोरस है वो तीसरी शेल के लिए रिप्रेजेंटेशन देता है। इसका मतलब ये है कि वो 3 शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद आर्सेनिक की बात करते हैं, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल हो जाती है 4, इसी तरीके से एंटीमनी में 5 और बिस्मथ में हो जाती है 6। लेकिन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, सबके पास NS2 NP3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो सारे 15th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इनको 15th ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। पीरियड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल ओवरऑल शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है वही क्वांटम नंबर कहलाती है। क्वांटम नंबर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रही है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा इक्वल होती है पीरियड नंबर के बराबर। तो बेसिकली ये जो हमारे पास
2 आ रहा है 2s2 2p3, ये इसके पीरियड नंबर को डिफाइन करेगा। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल 3 आ रही है तो ये इसके पीरियड नंबर को डिफाइन करेगी। यहाँ पर 4 आ रही है तो ये इसके पीरियड नंबर को डिफाइन करेगी। इसी तरीके से 5 और 6 भी इनके पीरियड नंबर को डिफाइन करेंगे। बात करें अगर इनकी फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट पर मिलती है जो कि डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है। फॉस्फोरस टेट्राएटोमिक फॉर्म में पाया जाता है जो कि सॉलिड होता है। सिमिलरली आर्सेनिक भी टेट्राएटोमिक फॉर्म में पाया जाता है जो कि सॉलिड होता है। एंटीमनी जो होता है वो अकेला मिलता है और कई बार इनके ऑक्टा स्टेट भी मिलती है। कई बार इनकी जो अकरेंस होती है Sb8 और Bi8 की फॉर्म में भी पाई जाती है और ये दोनों भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर स्टेट पर क्या पाए जाते हैं, सॉलिड पाए जाते हैं। साथ ही बात करें अगर इनकी नेचर की, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल होती हैं। आर्सेनिक के अंदर और एंटीमनी के अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से इन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। और बिस्मथ प्योरली मेटल होती है, यानी कि जब मैं डाउन टू वर्ड्स बात करता हूँ, टॉप टू बॉटम की बात करता हूँ एक ग्रुप के अंदर, तो इनका मेटालिक करेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक करेक्टर घटता है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 पीरियड में नॉन मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, बीच वाले पीरियड में मेटलॉइड्स का करेक्टर होगा क्योंकि यहाँ पर मेटल नॉन मेटल दोनों पाए जाएंगे, और जो लास्ट हमारे पास बचता है एंटीमनी और बिस्मथ, उनके पास मेटालिक करेक्टर की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, यानी बिस्मथ प्योरली स्टेट पर हमें मेटल की फॉर्म में मिलेगा। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स की, यानी नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स को प्लेस मिला है उनकी अकरेंस कहाँ से हुई है या किस वजह से और किस तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाया। तो सबसे पहली अकरेंस की हम बात करेंगे नाइट्रोजन को लेकर के। बेसिकली जो नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के नाम से भी उसे जाना जाता है। 78% बाई वॉल्यूम इन दी एटमॉस्फेयर वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है। बेसिकली अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट से ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, जैसे कि कुछ सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में हमें मिलेगी NaNO3 जिसको हम चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, या पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में ये मिल सकती है जिसको हम इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। चिली सॉल्ट पीटर जो होते हैं बेसिकली वो समुद्र से निकलने वाली एक स्पीशी है, एक समुद्री हरी शैवाल होती है जिसके साथ ये इस कंपाउंड कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है, जिसको चिली सॉल्ट पीटर का नाम दिया गया है सोडियम नाइट्रेट, या फिर इंडियन सॉल्ट पीटर का नाम दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट। बेसिकली यहाँ पर जो ये क्या रहने वाला है, नाइट्रोजन रहने वाली है, वो इम्प्योर फॉर्म में पाई जाएगी। उसको हमें प्योर करना होगा बाई केमिकल और फिजिकल मेथड्स। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ प्रोटीन्स की, यानी कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये प्रोटीन की फॉर्म में भी पाया जाता है। ये ओवरऑल एक ग्राफ लिया गया है जिसको हम पाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन जो है उसके गैसियस सिलेंडर भी पाए जाते हैं और केमिकल लेबोरेटरी के अंदर कूलिंग एपरेटस के लिए नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है। जब लैब के अंदर बहुत सारी केमिकल की प्रोसेस चल रही होती है और हमें कहीं पर कूल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक ऐसी ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर हम किसी रिएक्शन को ठंडा कर सकें और इंस्टेंट ठंडा कर सकें, तो उस केस के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं या नाइट्रोजन सिलेंडर्स को वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस पाई चार्ट में, अगर हम देखें तो 78% ऑफ टोटल ओवरऑल दी 100% में से नाइट्रोजन गैस का पाया जाता है। 20.9% समथिंग ऑक्सीजन होती है, और जो ओवरऑल हमारे पास बचा बाकी का 1 से 2% पार्ट वो कवर करती हैं आर्गन गैस, अदर गैसेस का मिक्सचर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारी एटमॉस्फेरिक गैस जिसको हम एयर बोलते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद अकरेंस की बात करेंगे हम फॉस्फोरस को लेकर के। तो फॉस्फोरस की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम एपेटाइट फैमिली से कंसीडर कराते हैं, उन सभी के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। जैसे कैल्शियम के बहुत सारे बड़े बड़े फॉस्फेट्स हैं या कैल्शियम के बहुत सारे हैलाइड्स हैं जो फॉस्फेट की कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से नेचुरली हम फॉस्फोरस को कंबाइंड फॉर्म में अकर करा सकते हैं। या फॉस्फोरस की हम बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर या लिविंग सेल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उन सभी के अंदर एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, क्योंकि इनके बिना हमारी बॉडी की जो शेप है या बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये अंडे में यानी एग्स में और मिल्क में भी अच्छी परसेंटेज के साथ पाया जाता है। इसी वजह से हमारी बॉडी को एक अच्छे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये जो एपेटाइट फैमिली के कंपाउंड्स होते हैं, डॉक्टर्स इनको प्रेस्क्राइब करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मेडिसिन्स, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की परसेंटेज और फॉस्फेट की परसेंटेज कंप्लीट तरीके से बनी रहे। इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। जनरली अपने सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड या बिस्मथ सल्फाइड। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी एंड मेटालिक करेक्टर। अगर इनकी हम प्योर स्टेट की बात करें तो ये हमें प्योर स्टेट पर सेपरेट
अकेले नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से इनके कंपाउंड्स की डिस्कवरी होने के बाद इनको केमिकली एक दूसरे से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि वाई डज ग्रुप 15 एलिमेंट्स पजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। 15th ग्रुप एलिमेंट्स के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है, किस वजह से हम 15th ग्रुप के एलिमेंट को 13th, 14th, 16th, 17th इन 4 ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में मोर स्टेबल मानते हैं। तो उसके पीछे का एक कॉन्सेप्चुअल रीज़न है कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है। अब NS2 कम्प्लीटली फिल्ड है क्योंकि s ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फुलफिल हैं अकॉर्डिंग टू द हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। साथ ही साथ अगर मैं p सबशेल की बात करता हूँ तो ये मेरे पास p सबशेल मैंने बनाया, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में। तो बेसिकली ये कौन सी कंडीशन हो गई, हाफ फील्ड कंडीशन हो गई। ये कैसा है, बेसिकली यहाँ पर हाफ फील्ड है। और स्टेबिलिटी जो होती है या तो वो फुल स्टेबल ऑर्बिटल के पास होती है या फिर हाफ स्टेबल ऑर्बिटल के पास होती है। जो इनकम्प्लीट होते हैं, जो इनकम्प्लीट तरीके से फुलफिल होते हैं, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती। इन केस अगर मैं बात करता हूँ, सपोज एक एग्जांपल कि मेरे पास अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 थी, तो हमने इसको बोल दिया कि ये मोर स्टेबल है। अगर मैं इस NP3 की जगह पर NP1 की बात करूँ या NP2 की बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ NP4 की या NP5 की, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी। मान लो सपोज मैंने NP टोटल कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। p ऑर्बिटल में 3 हमने बना दिए बॉक्स और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो इस केस में ये कैसा हो गया, इनकम्प्लीट फील्ड हो गया। अगर मैं p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये मैं बना रहा हूँ p ऑर्बिटल वापस से, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो दोनों ही केसेस में हमने ये देखा कि ये p ऑर्बिटल NS2 NP3 पर कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर ये हाफ फील्ड है। और बाकी अगर मैं NP2 कर दूँ या NP4 कर दूँ या NP5 कर दूँ तो उस केस में ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू द हाफ फील्ड, ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। और जब ये इनकम्प्लीट तरीके से फिल्ड होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कराना या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना हमारे लिए आसान होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट NP3 होता है वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी 16th ग्रुप एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP4 है, या 17th ग्रुप एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP5 है। सिमिलरली 13th ग्रुप और 14th ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। तो सीधा सा आपको क्या चेक करना है वहाँ पे, स्टेबिलिटी के लिए हम ऑर्बिटल्स की फुलफिलमेंट और हाफ फुलफिलमेंट को चेक करेंगे। अगर हमारा हाफ फुलफिल होगा तो वो मोर स्टेबल, अगर वो हाफ फुलफिल नहीं है तो वो लेस स्टेबल के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ द 15th ग्रुप एलिमेंट्स को लेकर के कि 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक या आयनिक रेडियाई क्या है और उनको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को कुछ एक डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि हम डिफाइन कर सकें कि एटॉमिक साइज़ किस तरीके से चेंज होता है, उसमें किस तरीके से वेरिएशन आता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, टॉप टू बॉटम आते हुए साइज़ जो है वो हमें रेस्पेक्टिवली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन का साइज़ सबसे छोटा, फॉस्फोरस का उससे बड़ा, आर्सेनिक उससे बड़ा, एंटीमनी उससे बड़ा और बिस्मथ उससे भी बड़ा। तो बेसिकली यहाँ से इस डायग्राम का सीधा सा एक मोटिव है ये बताने का कि साइज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स ऑलवेज इंक्रीजेज एज वी गोज डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम की हमने बात करी है ग्रुप के अंदर, तो जो साइज़ है वो बेसिकली इंक्रीज होता जा रहा है रेस्पेक्टिव प्रीवियस एलिमेंट, एक दूसरे से वो बढ़ता चला जा रहा है। अब रीज़न क्या है बेसिकली, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ चेंज और देखने के लिए मिलता है कि जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं उनके साइज़ में बहुत छोटा सा कंपैरेटिव चेंज है। ये दोनों नियरली इक्वल साइज़ के पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनकी एटॉमिक रेडियाई को भी नियरली इक्वल ही लिखा जाता है। तो आर्सेनिक और एंटीमनी ग्रेजुअली बहुत छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं एक दूसरे के साइज़ के बीच में। तो अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या होगी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल की जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है दैट इज़ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम। और सेम डेफिनेशन आयन के लिए होगी, तो बस हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन इज नोन एज आयोनिक रेडियाई।
दोनों के लिए जो वेरिएशन है वो सेम है कि डाउन टूवर्ड्स एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होते जाते हैं, हमेशा इंक्रीज होते जाते हैं। ग्रेजुअली जो चेंज आता है वो इंक्रीज होने का चेंज आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रीजन जो ब्लॉक के अंदर डाला गया है उसको एक बार रीड आउट करेंगे हम, कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ी। ये हमारा कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। ये कौन से पीरियड में रखा हुआ है? दूसरे पीरियड में, कौन से पीरियड में रखा हुआ है? सेकंड पीरियड में रखा हुआ है। फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड में रखा हुआ है, आर्सेनिक फोर्थ में, एंटीमनी फिफ्थ में, बिस्मथ सिक्स्थ में। तो जो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो इनका नंबर ऑफ शेल है, वो हमें डिफाइन कराता है कि एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल कैसे बढ़ रही है? नाइट्रोजन में 2 शेल थी, फॉस्फोरस में 3 हो गई, आर्सेनिक में 4, एंटीमनी में 5, बिस्मथ में 6। अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम इसको ग्रेजुअली कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल चेंज बताते हैं हमेशा आर्सेनिक और बिस्मथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हल्का सा ही कंपैरेटिवली चेंज आता है ड्यू टू द डी और एफ ऑर्बिटल। दोनों के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पाया जाता है जो कि डी और एफ ऑर्बिटल के साथ भी ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि इनके अंदर एक छोटा सा ही ग्रेजुअल चेंज पाया जाता है। अगर बात करें इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम IP या फिर IE से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लेकर के। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैकुलेशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। आपको किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है एनर्जी का, रिक्वायर्ड अमाउंट हमें चाहिए होता है, एटलीस्ट हर एलिमेंट के लिए वो अलग होता है। वो चीज़ को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और ये वेरी करता है एटम टू एटम, एलिमेंट टू एलिमेंट, चाहे वो सेम ग्रुप के हों चाहे वो डिफरेंट ग्रुप के हों। तो बेसिकली ये आपकी हो गई डेफिनेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पे वेरिएशन को लेकर के। तो जो वेरिएशन होता है वो डिपेंड करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ स्टेबिलिटी और इनकम्प्लीट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स पर। जैसे मैंने बात करी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2Np3 का, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np4 का, और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np2 का। अब मैं अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो फर्स्ट केस में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फुलफिल होंगे, यानी कि ये हाफ स्टेबिलिटी पर है। सेकंड केस में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। और जो लास्ट केस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, 1 और 1, 2। तो अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि इन सारे की सारे डायग्रामेटिक चार्ट में से, इन सारे ऑर्बिटल्स में से हम किस डायग्राम में आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो सीधा सीधा लास्ट वाला होगा या फिर सेकंड वाला होगा। फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हाफ स्टेबिलिटी पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने ही नहीं देगा, क्योंकि हर स्टेबल एलिमेंट के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट्रिक्ट करे अपने आप को, रेस्ट्रिक्ट करे दूसरी वाली फिजिकल कंडीशन को कि वो अनस्टेबिलिटी पर कन्वर्ट ना हो। अब बात आती है सेकंड और थर्ड कंडीशन में कि इनमें से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। तो इनमें से भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज़ करेगा जो स्टेबिलिटी की तरफ तेज़ी से अचीव करेगा। तो अगर मैं इसमें से रिमूव कराता हूँ इलेक्ट्रॉन को तो इसके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं सेकंड कंडीशन में से रिमूव कराता हूँ इलेक्ट्रॉन को तो ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि Np4 वाला मोर स्टेबल पाया जाएगा, Np2 मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ पाया जाएगा Np2 के कंपैरिजन में। तो ये आसानी से क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। जब आसानी से रिमूव करता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करता है, जब बहुत मुश्किल से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है तो वो नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं IP की बात करता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में, तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है, थर्ड वाले की। थोड़ा लेस पॉजिटिव जो रहेगी वो किसकी रहेगी, सेकंड वाले की। और सबसे लेस पॉजिटिव जो रहेगी वो किसकी रहेगी, फर्स्ट वाले की। लेस पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव डिफाइन करेगा, नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करेगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करेगा हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने का।
तो जो ऑर्डर होता है बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमेशा फर्स्ट वाली सबसे कम रहे, सेकंड वाली थोड़ी ज़्यादा हो जाए और थर्ड वाली और ज़्यादा हो जाए। यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ से मैंने ये कहा कि विच हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा काम होता है सबसे पहले इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को राइट डाउन करना। तो नाइट्रोजन के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीधा सीधा यही होगा NH2 NP3। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के लिए ये आ जाएगा NH2 NP4। तो अभी मैंने ये बात डिस्कस करी कि अगर P सब शेल में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये रेस्ट्रिक्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन के निकलने का। अगर P सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देगा ड्यू टू द अचीवमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम रहने वाली है और इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रहने वाली है। तो अगर मैं लिखता हूँ 1H4 नाइट्रोजन तो ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। फर्स्ट एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब इनके अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे तो उसके बाद जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, रिमूवल होने के बाद ऑक्सीजन की, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी किसकी, नाइट्रोजन की। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन, और निगेटिव वैल्यू कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन। और अभी इस प्रायोरिटी के केस में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कौन दिखाने वाला है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये मना करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं होने दूंगा। जबकि ऑक्सीजन दिखाएगा एक पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि ये बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा फॉर अचीवमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं या आगे की जो कंडीशंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे, वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन क्या करने वाली हैं, वेरी करने वाली हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता जाएगा वैसे वैसे इनकी वैल्यूज़ में भी क्या होता जाएगा, चेंज आता जाएगा। हो सकता है कि पहली वाली जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो और दूसरी वाली जो वैल्यू हो वो नेगेटिव हो। तो ये चेंज आना एक ग्रेजुअल चेंज है। यहाँ पर कोई फिजिकल फंडा और कोई कॉन्सेप्चुअल फंडा काम नहीं करता, हमें केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ही चेक करने होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को चेक करना होता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन का रिमूव कराएगा, किसके पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पाई जाएगी। नेक्स्ट वन इसमें आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल एक क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो बाइंड करके रखती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ। दिस इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर ये फोर्स काम कर रहा है तो एक एटम न्यूट्रलिटी पर काम करेगा। अगर ये फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो तुरंत ही आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा तेजी के साथ अट्रैक्ट होंगे और उनके आउटर मोस्ट शेल में टेंडेंसी होगी खाली होने की, ब्लैंक होने की। और अगर वो कम हो गया तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, बाहर रिलीज करा सकता है, जिसकी वजह से वो कैटायन में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जब हम उनके साइज़ की बात करते हैं तो डाउन टूवर्ड्स उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइज़ छोटा है तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा। यहाँ पर साइज़ बड़ा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअल चेंज है कि व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 15th ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज डिक्रीजेज। यानी कि एक ऑर्डर मुझे मिल गया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फॉस्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक की उससे कम, एंटीमनी की उससे कम और बिस्मथ की सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ग्रेजुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे बतानी है। जैसे कि मैंने बात करी नाइट्रोजन को लेकर के और फॉस्फोरस को लेकर के, तो क्या यहाँ पे मैं फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर पाऊंगा? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आउटर मोस्ट शेल में दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों के लिए ही अट्रैक्शन फोर्स, चाहे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ या फॉस्फोरस की बात करूँ, सेम रहने वाली है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये बात सरासर क्या हो जाएगी, गलत। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ केवल 2 शेल का है जबकि फॉस्फोरस का साइज़ 3 शेल का है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे सीधे डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल्स पर, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। आपके नंबर ऑफ शेल बढ़े, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसीलिए फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि सर इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होगा इस वजह से।
यहाँ पर डी ऑर्बिटल की बात नहीं आएगी क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम करते हो, जबकि आर्सेनिक या कहाँ तक पहुँचोगे, इनके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर्सेनिक से पहले पहले तक, उनके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल नहीं होते, तो वहाँ पे ना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करता, ना इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता। इस वजह से यहाँ पर डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं होगा। केवल ये रोल तुम्हें मिलेगा बिस्मथ में या एंटीमनी में जाकर के। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 15th ग्रुप एलिमेंट्स को लेकर के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली आती है कि ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं, कभी भी मोनो एटॉमिक स्टेट पर ये नहीं मिलते। नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हुए अगर हम जाते हैं तो नाइट्रोजन डायटोमिक होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि नाइट्रोजन हमेशा 2 एटम्स को कंसिस्ट करता है, डायटोमिक स्टेट पर पाया जाता है। फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक होता है, P4 लिखा जाता है। आर्सेनिक भी टेट्रा एटोमिक होता है। एंटीमनी और बिस्मथ ऑक्टा एटोमिक स्टेट तक भी पहुँचते हैं और कई बार वो टेट्रा एटोमिक स्टेट पर भी पाए जाते हैं। उनमें वेरिएशन आता है, वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, जिस जगह से उनकी अकरेंस हुई है। तो सबसे पहली जो चीज़ है नाइट्रोजन, जो जिसको हम डाई नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली एक डायटोमिक गैस होती है, जबकि बाकी के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ जो है वो एक प्योर मेटल की तरह काम करता है। उसके अंदर मेटालिक करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि एक वेरिएशन मिल गया कि डाउन टूवर्ड जो होता है मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है इन दी नाइट्रोजन फैमिली। जबकि पूरा का पूरा पी ब्लॉक नॉन मेटालिक करेक्टर के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर उसको पहचान जो दी गई है नॉन मेटालिक करेक्टर के लिए दी गई है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में मेटालिक करेक्टर डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिस्मथ। एक्सेप्ट नाइट्रोजन को अगर हम बात करें तो सारे के सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं। एलोट्रोपिक का मतलब है कि मोर देन फाउंड इन दी डिफरेंट फॉर्म्स, मोर देन वन टाइप ऑफ फॉर्म, मतलब कि नाइट्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म में ही पाया जाएगा और एक ही टाइप के कंपाउंड्स में मिलेगा, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, नेचर में ये अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर पाए जाएंगे, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है एलोट्रोपिक नेचर का होना, या फिर ये कह सकते हो कि जो नाइट्रोजन है उसको छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स नेचर में कैसे होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट वन, मेटालिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है डाउन टूवर्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिस्मथ, ये अभी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब मेटालिक करेक्टर नीचे बढ़ रहा है, मेटल का करेक्टर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक्स हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को डिफाइन कराने के लिए। नेक्स्ट वन, इसमें हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर कंसीडर की जा रही है दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है वेरिएबल, यानी 15th ग्रुप के एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का पाया जाना। एक ही एलिमेंट मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को इन डिफरेंट कंपाउंड्स इन डिफरेंट स्टेट्स अगर वो डिफाइन करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि अगर हम बात करें जनरली कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मोस्टली कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो टेंडेंसी जो है बेसिकली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होती है डाउन दी ग्रुप, और +3 और +5 की क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो यहाँ से सीधा से एक क्वेश्चन मिल जाता है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी डिक्रीजेज इन दी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वाई? यहाँ से एक छोटा सा रीजन है। तो रीजन क्या है, बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन दी टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। सिमिलरली बिस्मथ हार्डली शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मथ बहुत मुश्किल ही, बहुत रेयरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिस्मथ के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। बाकी के जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं आर्सेनिक तक के, उनके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं होता। तो बेसिकली जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, दैट ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, क्योंकि +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर एक जो ग्रेजुअल चेंज है कि क्या -3 पहले सबसे ज़्यादा दिखेगी, -3 फिर डिक्रीज होनी शुरू होगी और वो +5 तक आएगी, फिर +5 डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और वो +3 तक जाएगी।
इस तरीके से ग्रेजुअल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। देयर विल बी ओनली जो एस्टेब्लिशमेंट मिलता है बिस्मथ को वो केवल कहाँ पर मिलता है, +5 स्टेट पर मिलता है। वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता। तो जो बिस्मथ है बेसिकली वो इसका एक्सेप्शन है कि बिस्मथ जो है वो +3 स्टेट पर ज़्यादा स्टेबल है कि +5 पर। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज़्यादा स्टेबल होता है और कंपाउंड इसका जो पाया जाता है वो होता है BiF5। नेक्स्ट वन यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके आता है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिफाइन करता है बिस्मथ। तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या और ये किस चीज़ की वजह से जनरेट होता है। तो बेसिकली जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो इनर लाइन के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। पहली जो चीज़ है वो ये याद रखनी है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बाय द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स या फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एस इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन में एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स अपना पार्टिसिपेशन देने से मना करते हों, क्योंकि अंदर वाले जो सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुलफिल होंगे और वो अपना ग्रेजुअल जो पार्टिसिपेशन होता है एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में, उस चीज़ से वो मना करते हैं। तो वही वाले इलेक्ट्रॉन्स ही इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली ये एस ऑर्बिटल के या सबशेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होने में इन दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती जाती है, यानी स्टेबिलिटी जो होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट को यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस बात के लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन से वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा कि इनर पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अंदर वाले सबशेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आ जाती है हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, अरे इसको भी यहीं आना है क्या, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसी रिएक्शंस को एमसीक्यूज में या फिर कंप्लीट द रिएक्शंस में पूछ लिया जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर चूज आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन इन द नाइट्रोजन फैमिली। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है कि वो एक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कई बार इसको डिसम्यूटेशन का नाम भी दिया जाता है, जो कि एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है नाइट्रोजन का और इसके अंदर सेल्फ रिडक्शन भी होता है नाइट्रोजन का। और जरूरी नहीं है कि ये केवल नाइट्रोजन के लिए हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकती है, कोई भी एलिमेंट इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया है HNO2 दैट इज नोन एज द नाइट्रस एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। HNO2 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3। जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में बाय रिलीजिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इस नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करूँ तो वो +5 आती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस के अंदर ये +2 आती है। तो हमने ये चीज़ देखी कि एक कंपाउंड में बदलते हुए नाइट्रोजन ने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाया और एक कंपाउंड में बदलते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाया। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। इसका मतलब है HNO2 से HNO3 तक जाते हुए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और HNO2 से NO तक जाते हुए यहाँ रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होते हैं कि रिएक्शन के अंदर, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या मोर देन 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करता है। ऐसे रिएक्शंस में उनको बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली जितनी भी चेंज यहाँ पर मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं कि किस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखी जाती है या डिसम्यूटेशन रिएक्शन को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 वाई। नाइट्रोजन 4 मैक्सिमम वैलेंसी तक रेस्ट्रिक्ट होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड शेल का s ऑर्बिटल और सेकंड शेल का p ऑर्बिटल होता है, जिसमें कि केवल p ऑर्बिटल ही अवेलेबल होता है फॉर द बॉन्डिंग इन द नॉर्मल स्टेट और s ऑर्बिटल अवेलेबल हो पाता है इन द एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं किसी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट में नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो उसके पास अवेलेबिलिटी या तो केवल p ऑर्बिटल की होगी पार्टिसिपेशन देने के लिए, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के ड्यूरिंग उसके पास एक्साइटेड स्टेट में s ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होगी
बॉन्डिंग बनाने के लिए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन केवल और केवल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 4 कोवेलेंसी तक ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि वाई द कोवेलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड 4, कि और बाकी एलिमेंट्स की 4 से ज़्यादा क्यों हो सकती है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और दूसरी शेल में डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होती, या फिर ये कह सकते हो कि डी ऑर्बिटल दूसरी शेल में नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं किए जा सकते इनटू द डी सबशेल। लेकिन बाकी एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस की, तो वो 3rd पीरियड से बिलोंग कर रहा था, तो वो बेसिकली डी सबशेल को भी बिलोंग करेगा या डी सबशेल को भी कंटेन करेगा, और अगर डी सबशेल वैकेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना हमारे लिए आसान होगा, एक्साइट कराना आसान होगा। तो आउटर मोस्ट शेल अगर वैकेंट डी को कंटेन करती है तो उनकी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, अगर डी ऑर्बिटल को कंटेन नहीं करती है तो उनकी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। यहाँ से अब हमारे पास आ जाता है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के फैमिली में जो नाइट्रोजन सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे रखा गया है उसके पास एनामोलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनामोलस प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के नीचे के एलिमेंट्स नाइट्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन कुछ स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं एनामोलस बिहेवियर या फिर एनामोलस प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सबसे पहली जो है वो ये है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दी ग्रुप, पूरे ग्रुप के अंदर यानी कि पूरे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का वो हाई है, हाईएस्ट है। तीसरी चीज़, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराने के लिए मना करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके पास डी ऑर्बिटल की नॉन अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम शेल 2 होती हैं और दूसरी शेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। इसके पास अगर हम बात करें कि यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्डिंग करने की, क्योंकि इसके पास केवल पी ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं करता। केवल ये पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग ही कर सकता है ड्यूरिंग दी हाइब्रिडाइजेशन और ड्यूरिंग दी बॉन्डिंग, यानी कि ये अपने ही जैसे किसी एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, या तो खुद के साथ कर लेगा नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ करेगा जिसके पास पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ना हो। इसी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ पी पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी पाई जाती है। कंसिक्वेंटली इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, जब हम नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे होते हैं, वो बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि अमाउंट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि 941.4 किलो जूल पर मोल होती है। ये थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली पाई गई है, थियोरेटिकली भी हम इसको बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट करें अपनी लेबोरेटरी के अंदर इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी का बॉन्ड एंथैल्पी को चेक करें तो इसमें वेरिएशन आना लाजमी होगा। वेरिएशन इसके अंदर बहुत ईजिली पाए जाएंगे, यानी कि एक ग्रेजुअल चेंज आना कॉमन सी बात होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल जाता है, सेम जो अभी हमने एनोमलस बिहेवियर देखा वहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ द 15th ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। रीज़न है क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि नाइट्रोजन के पास केवल पी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो पी पाई बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। केवल ये कॉमन सा रीज़न है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमें देने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल आंसर एग्जाम में हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द सिंगल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन मच वीकर देन सिंगल बॉन्ड इन पीएनपी। तो उसके पीछे का भी एक छोटा सा वही रीज़न हो गया कि जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हायर वाले होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नाइट्रोजन के उनके पास बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। मतलब नाइट्रोजन बेसिकली गैसियस स्टेट पर पाई जा रही है, जबकि फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट पर पाई जा रही है। तो सॉलिड स्टेट पर पाए जाने की वजह से जो इनकी बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, जबकि गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन के पाए जाने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ लार्ज होगी तो उसको तोड़ पाना हमारे लिए बहुत आसान होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होती है या बॉन्ड होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है एज कम्पेयर टू दी फॉस्फोरस बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है कि कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज वीकर वाई। नाइट्रोजन की कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो भी कमज़ोर होती है एज कम्पेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। तो इसका भी छोटा सा सेम रीज़न वही कि जो नाइट्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से कैटिनेशन नहीं कर पाता। और गैसियस स्टेट में पाए जाना भी इसका एक रीज़न होगा कि गैसियस स्टेट में पाए जाने की वजह से इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, केवल ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता।
सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हैवियर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड्स, वाई? तो रीज़न सिंपल सा कि पी के पास, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं है, जबकि अदर एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन केवल पी पाई बॉन्डिंग करेगा, डी पाई बॉन्डिंग नहीं करेगा, या फिर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स हैं ये डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग के, या फिर डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग के। बेसिकली जो आर है यहाँ पे वो एल्काइल ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, तो R3P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R3P डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये क्या करता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है। फॉस्फोरस यहाँ पर मेन एलिमेंट है जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप को प्लेस कर दूँ C2H5 से, यानी इथाइल ग्रुप को अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंटरमिक्स कर देता हूँ, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ट्राई इथाइल फॉस्फेट, ये बन जाएगा ट्राई बेंजाइल आर्सिनेट, ये कंपाउंड हो गए। ये हमेशा एक लाइगेंड की तरह काम करते हैं, और नाइट्रोजन इनके अंदर भी डी पाई फॉर्मेशन नहीं करता। कुल मिलाकर के नाइट्रोजन का जो ये क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और डी पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ तक थी अभी हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, कि इसके आगे कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं।